हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का सेट 2 का पेपर। ठीक है। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जिस रिएक्शन में हमारा हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्लिक लाइम में तो आपको पता ही एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में भी वेजिटेबल मैटर में भी हीट रिलीज होता है। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, वाटर में जब डिजॉल्व होता है, ये हमारा एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी सारे एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, सी ऑप्शन है, ये हमारा एंडो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एक्सोथर्मिक के हैं। तो आप साथ साथ इन एग्जाम्पल को भी देख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज करके। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम सेटअप है। देखोगे तो इसने लिखा इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप, if the experiment is carried out separately with each of the following solution, the case in which the bulb will glow। तो आपको पता है बल्ब उसी केस में ग्लो करेगा जो फ्री आयंस प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। और नॉर्मली जो हमारे एसिड होते हैं ना, वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारा क्या आएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यही है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिएक्शन दे रखा है, हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट वाले रिएक्शन है, ये मोस्टली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन का। यहाँ पर 2 लेड का, यहाँ पर तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे नाइट्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा नंबर आने वाला है वो 2 और 4 होगा, यानी थर्ड का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म। आपको पता है जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है, सोडियम जिंकेट बनता है आपका। ठीक है, NaZnO2, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसने पूछा हुआ तो हम लिख देंगे सोडियम जिंकेट, तो फोर्थ का हमारा बी है ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसने पूछा है किस मेटल की डेंसिटी लो होगी। ठीक है ना, देखो इसमें पता लगाना हो ना तो नॉर्मली हम मेटल देखेंगे और वो मेटल देखेंगे इसका साइज छोटा होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो ऑप्शन होगा 5th वाले में वो हमारा ए होगा, लिथियम। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कम है तो उसका मास भी कम होगा, तो इसलिए इसकी डेंसिटी भी क्या है, कम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसने क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, देखो नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली नॉन मेटल की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। ठीक है ना, तो या तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, 3 नहीं, सॉरी 4 से ऊपर होगा। ठीक है ना, तो या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 7। ठीक है, फिर कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वो भी इथाइन में। ठीक है, इथाइन का जो स्ट्रक्चर है आपको पता ही है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसका मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इस 5 बॉन्ड में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। फिर कह रहे हैं स्पिंचर्स मसल्स आर प्रेजेंट इन द एग्जिट ऑफ। ठीक है, हमें बताना है कि स्पिंचर मसल्स किस किस के एग्जिट पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो स्टमक में रहता है और एनएस में रहता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। ठीक है ना, जो डुडेनम से स्टार्ट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो चालू होता है ना पोर्शंस को डुडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बीच में होता है, स्टमक में और एनएस में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें हमारे पास डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और इस डायग्राम के थ्रू हमें इसमें बताना है। ठीक है ना, इसने पूछा हुआ है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बताना है हमें इसके अंदर कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा गैस का एक्सचेंज होता है, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, 9th का बी। नॉर्मली कहाँ होता है, स्टोमेटा पे। ठीक है ना,
ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज द occurrence of cramp in the outermost muscle of an athlete due to the conversion of pyruvate to लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, पता नहीं इस केस में लैक्टिक एसिड बनता है, इसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है, इसको क्रैम्प बोलते हैं ना, ठीक है ना। प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जिसमें एक ही पार्ट होगा, तो मेल का या तो फीमेल का, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा डी है, वाटरमेलन पपाया, ठीक है। बाकी सारे बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म, स्पर्म में क्या है, एक्स है, ठीक है ना। स्पर्म से एक्स आया है और फीमेल में तो पता है एक्स एक्स ही रहता है, तो वहाँ से भी एक्स ही आएगा। एक तरीके से ये फीमेल वाला पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है जो जायगोट बनेगा उसमें क्रोमोसोम क्या होंगे, ठीक है। आपको पता है टोटल 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर मतलब 46, 44 तो ऑटोजोम्स होंगे और बाकी जो हमारा ये होगा वो सेक्स क्रोमोजोम होगा, ठीक है। तो 12वें का हमारा क्या होगा, ए। 44 जो होंगे ये क्रोमोजोम वो ऑटोजोम्स होंगे जो फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड करते हैं, और सेक्स क्रोमोजोम मेल होगा या फीमेल होगा वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो 22 पेयर ऑटोजोम्स, पेयर का मतलब डबल करेंगे तो 44, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें इसने कहा एक ऑब्जेक्ट है प्लेस किया गया है कॉन्वेक्स मिरर पे एट इन्फिनिटी पे, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस होता है उसका पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है ना, और इमेज डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है ना मिरर के पीछे ही बनता है, तो दोनों केस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 13 का क्या आएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये कह रहा है वेरीफाई करना है ओम्स लॉ विद डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट component, we find that with respect to the resistor। अब जब हम कनेक्ट करते हैं ना ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका होगा ऑप्शन बी। एमीटर हमेशा वैसे भी सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नेग्लिजिबल और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ये भी याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स। करंट कितना इंक्रीज हुआ है, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। पहले हमारा करंट आई था, तो हमारा करंट हो गया है 2i। तो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट। आपको पता है हीट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, I² RT, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है। तो चेंज निकालना है, इनिशियली आई था, 4i में से i घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, नहीं 3 टाइम्स चेंज हुआ, नहीं 300% चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो इसका होगा ऑप्शन बी 15 का। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। इसमें इसने कहा है कि करंट को 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो आपको पता है जूल ऑफ हीटिंग में I² होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, यानी 4 टाइम चेंज हुआ, 4 टाइम इंक्रीज हुआ। चेंज जब निकालेंगे तो पहले i था, अब 4i होगा, तो माइनस करेंगे तो 3i आएगा, 3i मतलब 300%, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखोगे तो इसने कहा है एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जिधर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है उधर ही हमारा करंट होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये कह रहा है फोर्स बताना है, ठीक है। तो जब हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, याद है ना, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते थे वो फोर्स फील करता था, और उस फोर्स को हम किससे निकालते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है ना। जब हम इसमें हाथ को सेट करेंगे अपना उल्टा वाला हाथ, ठीक है, तो इसमें आएगा इनटू द पेज, ठीक है। 16 का ये सी है, में जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, इसलिए इनटू द पेज होगा। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा सोडियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि गलत है। आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड ही होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो ठीक है, बट ये फॉल्स है, तो इसलिए 17 का क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है ना।
असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 इसने कहा व्हेन अ बैक्टीरियम डिवाइड इनटू टू and the resultant two bacteria divided again, the four bacteria produced would be almost similar। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके रीजन में। रीजन में क्या दिया हुआ है कि डीएनए कॉपी इन्वॉल्व स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब छोटे ऑर्गेनिज्म का डीएनए कॉपी होता है तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म लगभग सिमिलर दिखते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 19 पे। इसने का एक पर्सन है जो कि सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है ना, अब आपको पता ही है इसमें कि मायोपिया में पर्सन नज़दीक की चीज़ें देखता है लेकिन फार की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है। फिर जरा रीजन चेक करते हैं। ये कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया, ये गलत है। ठीक है ना, तो 19 का हमारा क्या होगा ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड से पता नहीं कौन सा वो यूज होता है लेंस, इसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है मायोपिया में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ट्रू है ये। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो 20 का बी है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन तब होता है जब वो लिखता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो डायरेक्शन पॉसिबल है जो कि किसी भी फोर्स का पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सबको पता है पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो के होता है, और इसको इसके अंदर डाला हमने लेड नाइट्रेट। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें एक्वस लिखेंगे। ठीक है, स्टेट लिखना जरूरी है प्रेसिपिटेशन में, हमेशा ये डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, सॉरी वो नीचे चला गया, एक सेकेंड। पोटेशियम आयोडाइड, इसको डाला गया लेड नाइट्रेट में। ठीक है, तो आपको पता नहीं यहाँ पे बनेगा लेड आयोडाइड, इसका कलर होता है येलो, PbI2। सेकेंड, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगे। बाकी बनेगा ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में स्टेट दिखाना जरूरी है, ध्यान रखना वरना नंबर कट जाएंगे आपके। तो 21 में इसने कहा था कि व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स टुगेदर, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इसने बोला हुआ है कि एंड राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे येलो PPT यानी प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने बोला हुआ है, 22 इसका और भी है शायद, हाँ और है। इसने लिखा है व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास, तो हमें बताना है क्या होगा। ठीक है ना, फिर
कह रहा वाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म एंड नेम देना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, यहाँ लिख लेंगे कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। फिर नाम देना था, हमने नाम भी डाल दिया। फिर कह रहा हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, उसमें हम हाइड्रोजन गैस जब पास करेंगे ना, तो ये वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट इसको रिवर्स कर सकते हैं। चाहो तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर इट, ठीक है ना। या आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ने कहा वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो आपको पता है ये हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सफिशिएंट उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा और फिर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बर्ड्स एंड मैमल्स हैव हाई एनर्जी need to maintain their body temperature। ठीक है। द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द सेपरेशन oxygenated and deoxygenated blood allow a highly efficient supply of oxygen to maintain their body temperature, ठीक है। और अगर ये मिक्स हो गया तो फिर उन बॉडी में उतनी एनर्जी मिल नहीं पाएगी, इसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब आते हैं इसके बी वाले पार्ट में, ठीक है। ठीक है, विच एनिमल्स कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो ये एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल लिख सकते हो, ठीक है ना। जो पानी और उसमें लैंड पे दोनों में रहते हैं, क्रोकोडाइल वगैरह हो गया, ठीक है, मेढक हो गया इसके अंदर, फ्रॉग वगैरह, एम्फीबियंस ठीक है। और उसके बाद ने पूछा वन व्हाट फैक्टर डज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दिस एनिमल डिपेंड। तो टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंज करते हैं। टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23। इसमें इसने कहा है मेंडल ने क्रॉस किया है प्योर टी टॉल पी प्लांट का और प्योर शॉर्ट टी प्लांट का, ठीक है ना, टी प्लांट का। और
इसमें डोमिनेंट पता है ना टॉलनेस है, और जो रिसेसिव है वो शॉर्टनेस है या डॉफनेस। तो कह रहा है एन ऑप्टेल ऑल द प्लांट इन F1 जनरेशन। तो पता नहीं इसको टेबल के थ्रू पता लगाते थे, तो लिख देते हैं यहाँ पर, मैं दिखाने के लिए समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, उसने टेबल पूछा नहीं है। गैमेट टी टी, गैमेट स्मॉल टी, ये एक बार इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ ये आ जाएगा टी टी, ठीक है, चारों सेम ही बनेंगे। और इसमें डोमिनेंट वाला जीन है तो इसका मतलब सारे क्या होंगे, टॉल। ये F1 हो गया हमारा। F2 का भी पूछा तो F2 का भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें से कोई एक F2 वाला उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, फिर इसके गैमेट्स को अलग करेंगे तो ये आएगा। फिर एक बार ये टी इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला टी इसके साथ, फिर ये टी इसके साथ। डोमिनेंट को हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा F2। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसने क्या क्या पूछा हुआ है। पहले इसने पूछा हुआ है व्हाट इज़ द जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, ये आप साइड में बना सकते हो या वहाँ भी बना सकते हो। यहाँ लिख देंगे इसके जीन कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा हमें, सारा का सारा यही मिला था, ठीक है ना, अभी देखा था ना हमने, ये सारा यही है। फिर कह रहा है गिव रीजन वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व इन F1। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ओनली डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ आंसर में, बिकॉज ओनली डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑब्टेनिंग इन F2 जनरेशन। हमने देखा था 3:1 था, ठीक है ना। नीचे अगर आप देखोगे तो ये टॉल वाले 3 हैं, शॉर्ट वाला सिर्फ एक ही है। तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, इसके आंसर में सी वाले के 3:1, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा है व्हेन एंड वेयर डज अ रेनबो अपीयर इन द स्काई, ड्रॉ अ डायग्राम। तो ये रहा डायग्राम हमारा, ठीक है, ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है मैंने। ये आपका रेन ड्रॉपलेट है, ये लाइट आ रहा है, ठीक है। पहले डिस्पर्सन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे हमारा डिस्पर्सन, इस पॉइंट पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इधर रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे लाइट एंटर करता है वो 7 कलर में चेंज हो जाता है। अब पूछ रहा है व्हेन एंड वेयर डज अ रेनबो अपीयर इन द स्काई। तो इसमें लिख लेंगे इट इज़ फॉर्म आफ्टर द, देता हूँ मैं, इज फॉर्म, बारिश के बाद ही बनता है ये, ठीक है ना, फॉर्म्ड आफ्टर रेन शावर। फिर दूसरा इसमें इसने भी पूछा हुआ है कि वेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, ठीक है। तो ये 24 खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बना था, डायग्राम ऑलरेडी बना रखे हैं आप, ठीक है। का बी वाला पार्ट कह रहा है व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर में, जब फाइन पार्टिकल होते हैं ना या बड़े पार्टिकल होते हैं तो लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से लाइट के स्कैटर्ड होता है। अगर फाइन पार्टिकल है उस केस में जो कम वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर्ड होगी, अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो
बड़े वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर्ड होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द फिनोमिनन ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, द फिनोमिनन of the change in direction of propagation of light। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब होता है इधर लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कॉज बाय लार्ज साइज मॉलिक्यूल, ठीक है। उसने पूछा वाई डज द स्काई कलर अपीयर टू ब्लू। तो आपको पता है कि सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से पास होता है तो फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ होता है एज कंपेरिजन टू रेड कलर, ठीक है। तो यही लिख देता हूँ मैं, एन सनलाइट passes through the atmosphere, fine particles in the air scattered blue light, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है। मोर देन दैट ऑफ मोर देन दैट ब्रैकेट में लिख देंगे इसका जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि वी आई ग्राफ को यूज़ करते हुए दे रखा है इसने ए और बी दो चीज़ें दी हुई है, ठीक है ना। इफ़ बोथ वायर आर ऑफ द सेम लेंथ सेम डायमीटर, सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल है, ठीक है ना। मटेरियल सेम इसने लिखा विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। देखो हाई रेजिस्टिविटी का मतलब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली ये वी आई का ग्राफ है और इसमें इस लाइन को बोलते हैं स्लोप, और ये रेजिस्टेंस को बताता है, ठीक है ना। इसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी। और इसको पता लगाने के लिए ना आई के साथ उसका एंगल देखते हैं, ठीक है ना। आई के साथ यहाँ पर देखो ये एंगल मान लो बन रहा है थीटा 1, और ये एंगल देखो कितना ज़्यादा बन रहा है थीटा 2। जिसका एंगल ज़्यादा हुआ ना आई वाले लाइन के साथ देखना, आपको ध्यान रखना। कभी कभी आई इधर रहता है वी इधर रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो बी वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यानी वायर वी हैव हाई फिर कह रहा है गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें लिख देंगे फॉर द कंडक्टर ऑफ सेम डायमेंशन ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन दोनों का सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, इसी वजह से, ठीक है ना। फॉर द कंडक्टर of the same dimension
greater the resistance, greater the resistance, greater is the resistivity. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे इसने पूछा, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड और लेक बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी अ क्लीन रेगुलरली। तो आपको पता है कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं यानी मैनमेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। ठीक है ना, तो पॉन्ड और लेक है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, तो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, उसमें ऑलरेडी नेचुरली क्लीनिंग एजेंट मौजूद होंगे, इसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्वेरियम में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे बार बार साफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन एक्वेरियम इज मैन मेड या आर्टिफिशियल लिख सकते हो आप, मैन मेड इकोसिस्टम in which natural cleaning agents like decomposers are not present। ठीक है, तो नीड पीरियोडिक क्लीनिंग, हमें टाइम टू टाइम इसको क्लीन कराना पड़ेगा। सो नीड टू बी क्लीन रेगुलरली, रेगुलरली या पीरियोडिकली भी लिख सकते हो। पीरियोडिकली मतलब एक टाइम पीरियड के बाद हमें उसे क्लीन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, डिपेंड अपॉन उसके अंदर क्या है के बेसिस पे। यहाँ लिख लेंगे पॉन्ड एंड लेक आर नेचुरल इकोसिस्टम which have natural cleaning agent। ठीक है, लाइक डिकम्पोजर्स, इसी वजह से उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं सी वाले पे। सेक्शन सी स्टार्ट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने कहा है, सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न ग्रे इन सनलाइट, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो आपको पता है सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वाइट होता है। ठीक है, इसने पूछा नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर पूछ रहा है स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है ना, अरे पूछ रहा है नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज। तो आपको पता है सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं इसकी जगह हम, है ना, AgBr। जैसे सिल्वर क्लोराइड काम करता है क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक ही फैमिली से, हेलोजन फैमिली। ठीक है ना, तो क्लोरीन की जगह हटाकर हम ब्रोमीन लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसने कहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन लीज द टू मेन डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन।
रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इधर वाला रोस्टिंग और इधर कैल्सिनेशन। आपको पता है रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल होता है। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर। और ये कार्बोनेट ओर के लिए। दूसरा, ये एयर की प्रेजेंस में हीट होता है, नहीं एक्सेस एयर में लिमिटेड लिख सकते हो या एब्सेंस लिख सकते हो, ठीक है ना। और इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें और इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ एक्सेस एयर था, यहाँ एब्सेंस रहेगा, ये लिमिटेड सप्लाई लिख सकते हो, ठीक है ना। और इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ, अब इसने कहा हाउ इज मेटल रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ऑफ द ओर। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कोई भी एक रिएक्शन लिख के दिखा देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जिंक सल्फाइड का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। तो जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, तो आपको पता है ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, वरना नंबर कटने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2, इधर ये बैलेंस हो गया, और इधर ये 2 और इधर ये 3। इसमें हम कोई भी कार्बोनेट और ले लेंगे, तो जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं। इसमें बन जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है ये, ठीक है। अब जैसे ये बनता है ना ऑक्साइड, इस केस में हम क्या करते हैं, इसी के ऑक्साइड को रिडक्शन करते हैं कार्बन की हेल्प में, ठीक है ना। कार्बन की हेल्प से यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड लिख सकते हो, जिंक ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ये जिंक ऑक्साइड, इसमें कार्बन जैसे डालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और जिंक को अलग निकाल देगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। 28 का 29 का ए फर्स्ट, इसने कहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों प्रोसेस में वो पायरेट बनता है, या इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज पहले स्टेप में ठीक है, और इसमें जो साइट होती है वो साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है ना, इन द साइटोप्लाज्म। चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ठीक है ना। फिर इसने पूछा हुआ यहाँ पर को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना।
तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, वेयर डज इट टेक्स, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसने सेकंड पार्ट में पूछा हुआ एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वाई बताना है, ठीक है। लिखेंगे इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ऑल एक्टिविटी इन सेल, ठीक है ना। बस ठीक है। या भी लिख सकते हो कि एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विच इज़ यूज इन अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। इसने पूछा व्हाट इज मीन बाय रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग साइकिल। तो आपको पता है ना कि जब एयर इन होता है या आउट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है लंग्स के अंदर रहता है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल पाए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन वॉल्यूम ऑफ एयर so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट पे। इसने कहा है और वाले पार्ट में कि राइट इन सीक्वेंस इन द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी है, स्टेप्स लिखना जरूरी है, 3 नंबर का है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, तो अंधेरे में रख देंगे 24 घंटे के लिए, ठीक है। अंधेरे में रखने से क्या होता है कि उसका स्टार्च जो है वो यूज हो जाएगा, ठीक है ना। 24 आवर टू डी स्टार्च आपको पता है कि जो प्लांट है अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है ना। तो अब अंधेरे में रख दिया आपने तो फोटोसिंथेसिस तो हुआ नहीं 24 घंटे तक, तो वो क्या करेगा, जो भी स्टार्च था वो यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। फिर एक पार्ट को कवर कर देंगे, कवर अ पार्ट ऑफ लीफ लीफ ऑफ द प्लांट विद ब्लैक पेपर।
टू प्रिवेंट that area from getting sunlight. फिर उस प्लांट को वापस 24 आवर्स के लिए सनलाइट में रखेंगे. कीप द प्लांट सनलाइट फॉर 24 आवर्स. ठीक है. तो उसकी लीफ को निकालेंगे. प्लग द लीफ. रिमूव द ब्लैक पेपर जो लगाया है. और उसको ऑयल में बॉईल करेंगे. ठीक है ना. ऑयल कर रहा हूँ, अल्कोहल में बॉईल करेंगे. ठीक है ना. बॉईल इट इन एल्कोहल एंड dip the leaf in iodine solution for starch test. ठीक है. हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे ताकि स्टार्च है या नहीं है पता चल जाएगा. ठीक है ना. अब क्या होगा, अगर स्टार्च होगा तो कलर चेंज करेगा, और अगर स्टार्च नहीं होगा वहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. द कवर पार्ट तो नो चेंज इन कलर indicating that starch has not been produced due to the absence of sunlight. ठीक है. द रेस्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक. इससे क्या है कि हर जगह स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि वो सनलाइट के कांटेक्ट में थे. ठीक है ना. तो यहाँ लिख देंगे द रेस्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक proving that starch is produced during photosynthesis. And sunlight is essential for that. अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 30 में इसने बोला नेम द हार्मोन रिलीज एंड द ग्लैंड विच सीक्रेट इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग अ स्कैरी सिचुएशन. देखो स्कैरी वाली सिचुएशन में
एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है और ये एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करता है। ये पेयर में मौजूद रहते हैं और ये हमारी किडनी के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, किडनी के ऊपर मौजूद रहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं। एंड इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बाद इसने पूछा है कि हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्स टू इनेबल इट डील विद द सिचुएशन। तो आपको पता है कि उस केस में हार्ट बीट जो होता है ना हमारा फास्ट हो जाता है। जब हार्ट बीट फास्ट होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में पहले क्या होगा, हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई of more oxygen to make more oxygen to मसल। अब देखो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा तो मसल एनर्जेटिक फील होगा, तो उस केस में अगर भागने वाली सिचुएशन है तो आदमी भागेगा और लड़ने वाली सिचुएशन है तो एनर्जी रहेगी लड़ने के लिए, ठीक है। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। फिर ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन प्रोड्यूस, ठीक है। तो इस केस में चेहरे का कलर जो होगा ना पीला पड़ने लगता है, देखा होगा आपने डर वाली सिचुएशन में, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है कहीं और बढ़ाना है तो उसके लिए ब्लड सप्लाई भी उधर भेजना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम से और स्किन वाले सिस्टम से कम हो जाएगा, ठीक है ना। जो ब्लड सप्लाई है वो डाइवर्ट हो जाएगा टू स्केलेटल मसल, ठीक है ना। जो बोन से कनेक्ट होंगी ना मसल, उधर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है, ताकि भागने में या लड़ाई करने में या किसी भी तरीके से वो उसको हेल्प दे पाए, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसमें इसने कहा है कि स्टूडेंट है हैज़ फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस का 3 सेंटीमीटर, और ये वाइट स्क्रीन है। अब स्क्रीन तो आपको पता ही है कि ये रियल इमेज ही बनाएगा। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है इसका 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए माइनस में लेते हैं, और इसने बता रखा है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18, यू है हमारा -18, वी निकालना है, ठीक है ना। तो वही सेम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ये इधर आ जाएगा, एफ है हमारे पास -12,
ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो आपसे। अभी नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो ऊपर चला जाएगा, -1/12, और ये माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। इस पूरे का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 36 आएगा, ठीक है। -3 + 2, ये आ गया -1/36, पलटेंगे, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 36। माइनस साइन ये बताता है कि इमेज जो है ना वो रियल है। तो डिस्टेंस बताना था, हमने डिस्टेंस बता दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने पूछा हुआ है हाइट ऑफ इमेज। आपको पता है हाइट ऑफ इमेज के लिए ये पहला पार्ट था जो हमने भी किया है। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दे रखा है 3 है, v हमने अभी जस्ट निकाला है -36, और u है हमारे पास माइनस का 18। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 18 2 × 36, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया -6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने जो जो पूछा हुआ था हमने निकाल दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके और वाले पार्ट में इसने बोला डिफाइन पावर ऑफ लेंस। सबको पता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन, या आप ये भी लिख सकते हो डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट अचीव बाय लेंस, ठीक है ना। सिंपल जो डेफिनेशन वही लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज नोन एज पावर। अब ये कह रहा है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, डिफाइन कर दिया हमने। कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -10 सेंटीमीटर, राइट द नेचर ऑफ द लेंस। आपको पता है अगर माइनस में है तो वो कॉनकेव लेंस ही होगा, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। फिर क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर और फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पावर भी कैलकुलेट करना था ऊपर, ठीक है ना, फोकल लेंथ दे रखा है तो पावर भी निकालना है, ठीक है ना। आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला जो होता है 1/फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मीटर में, यानी -0.1 मीटर। अब ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ये ऊपर हटेगा तो 10 आएगा, तो यानी माइनस का 10 डायप्टर आ जाएगा। उसने साइन कन्वेंशन के हिसाब से पूछा था कि मैग्निफिकेशन बताना है इस केस में, ठीक है। तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। देखो पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस है वो एक ही तरीके का इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल के लिए जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन के लिए। अब बढ़ते हैं आगे।
32 पे उसने कहा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, लीस्ट टू पॉसिबल कॉज ड्यू टू विच ओवरलोडिंग में अकर इन अ हाउस होल्ड सर्किट। बताना है हमें, रीजन ही बताना है, ठीक है, और उसका एक तरीका ही बताना है प्रिवेंट करने का। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ओवरलोडिंग को। देखो ओवरलोडिंग में क्या होता है बेसिकली, मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपने उसमें से एक्सेसिव करंट खींचा। जैसे आपने देखा होगा ना, एक्सटेंशन बोर्ड होता है, हम उस एक्सटेंशन बोर्ड में 4-5 प्लग होते हैं, उसमें हमने सब चीज़ें कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा, एकदम से करंट का फ्लो बढ़ेगा। उस केस में वो ओवरलोडिंग लोडिंग वाली सिचुएशन होगी। जब करंट खींचता है ना, एकदम से ड्रास्टिक फ्लो होता है, तो जो वायर के ऊपर इंसुलेशन होती है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपस में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाएगा और एकदम से करंट का फ्लो बहुत फास्टली बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है ना। तो ओवरलोडिंग में लिखता हूं मैं, ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट happens when an excessive amount of electric current फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है। ये तो हो गया ओवरलोडिंग। अब इसके दो कॉज बताने हैं, कॉज भी लिख देते हैं लगे हाथों। ठीक है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ सकते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग होगा उस केस में, ठीक है ना। इसकी मैंने बताया ना, ओवरलोडिंग होगा तो इसकी वजह से ये दो कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, और एकदम से जब अप्लायंस कनेक्ट करते हैं ना सिंगल सॉकेट से, तब भी हो सकता है ओवरलोडिंग, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में हो सकता है। तो पहले लिख लेते हैं हम कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट, ठीक है। या सब एकदम से वोल्टेज का सप्लाई बढ़ जाता तब भी होता है, ठीक है ना। या ये भी लिख देते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके मेजर्स बताने, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये भी लिख देते हैं तो बचाने के लिए, ठीक है ना, ओवरलोडिंग ना हो घर के अंदर। सबसे पहले तो जो वायर यूज़ करेंगे उस पर प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, और फ्यूज़ वायर इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या है कि अगर ओवरलोडिंग होगा भी तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा और किसी ड्रास्टिक सिचुएशन से हमारा इक्विपमेंट बच जाएगा ख़राब होने से, ठीक है ना। पहला हो गया टू यूज़ वायर ऑफ प्रॉपर इंसुलेशन या प्रॉपर रेटिंग। देखो 10 एम्पियर के, 5 एम्पियर के वायर की भी रेटिंग होती है, ठीक है ना। टू यूज़ वायर्स ऑफ प्रॉपर रेटिंग या प्रॉपर इंसुलेशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
फिर दूसरा है हमारा नॉट कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, नॉट कनेक्टिंग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ सम केमिकल हार्मफुल केमिकल एंटर इन आवर बॉडी थ्रू फूड चेन, ठीक है, और व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स फाउंड टू बी मैक्सिमम इन ह्यूमन बीइंग। देखो हम जो आते हैं ना बिल्कुल टॉप पे आते हैं, टॉप वाले टॉपिक लेवल पे, ठीक है। तो प्लांट के अंदर आपको पता है ना फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं या पेस्टिसाइड्स डालते हैं, है ना, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये होता है क्या कि बारिश के मौसम में ना वो डिजोल्व होकर सॉइल के अंदर चला जाता है, या अगर हम प्लांट के ऊपर पानी डालेंगे तो वो भी उस केस में वो डिजोल्व होकर सॉइल के अंदर चला जाएगा। और प्लांट क्या करेगा, वाटर के साथ में उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो प्लांट के अंदर आ गया, और ये केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो डिकम्पोज तो होंगे नहीं, ब्रेक डाउन होंगे नहीं, तो उसमें स्टोर रहेगा, हम उसको खाएंगे, हमारी बॉडी में आएगा, ठीक है ना। हम भी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, या कोई जानवर होगा वो खाएगा, उसकी बॉडी में जाएगा तो वो भी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं, some harmful substance like pesticides are used to protect crop when these chemicals are washed down in the soil or water bodies, वाटर बॉडीज का मतलब कोई रिवर हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट along with water and mineral, and by animal फ्रॉम वाटर, ठीक है ना। मान लो जिस रिवर में गया है उसमें कोई एनिमल गया पानी पीने के लिए, तो उसकी बॉडी में भी एंटर करेगा ही, ठीक है, फ्रॉम वाटर। व्हेन वी कंज्यूम these food item, the pesticides enter in our body, ठीक है। अब इसने पूछा था कि ये ह्यूमन बीइंग को क्यों इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे एज ए ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, केमिकल की जो कंसंट्रेशन होगी मैक्सिमम वो हमारी बॉडी में ही आएगी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
एज ह्यूमन बीइंग occupy the top level of any food chain maximum concentration of these chemicals get accumulated in them। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसने कहा है कि एक एसिड एक्स है और अल्कोहल वाई है। ठीक है ना। एसिड एक्स और अल्कोहल वाई, और ये कंपाउंड बना रहा है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। आपको पता है स्वीट स्मेल जो होता है वो ईस्टर होता है। ईस्टर का इस्तेमाल परफ्यूम वगैरह को बनाने में करते हैं। ठीक है। तो इसने एसिड एक्स का है, इसका मतलब इथेनॉइक एसिड होगा। ठीक है। CH3COOH इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है। या आप इसको केमिकल नेम भी लिख सकते हो उसका कि इथेनॉइक एसिड। ठीक है ना। फॉर्मूला लिख दो या नाम लिख दो, बात बराबर ही है। अब उसके बाद इसने बोला हुआ है वाई, तो वाई हमारा अल्कोहल है, तो आपको पता है इथेनॉल ही होगा। ठीक है। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर रिएक्शन दिखा देता हूँ। CH3COOH प्लस CH3CH2OH। ठीक है। ये जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली बनाते हैं हमारे ईस्टर। ठीक है ना। इसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरो में, एरो के ऊपर एसिड कैटलिस्ट। ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या कि इसका OH, ठीक है, और इसका H यहाँ से आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर। तो यहाँ से OH और H निकल जाता है। ये समझाने के लिए मैंने मार्क किया, आपको पेपर में मेंशन नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये CH3COO और यहाँ से CH2CH3 ये बन जाएगा हमारा, और साथ ही साथ इसमें निकल जाएगा वाटर। ठीक है ना। ये हमारा ईस्टर, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। ठीक है। यानी हमारा जो जेड होगा वो होगा CH3COO CH2CH3, या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, इथाइल इथेनोएट। ठीक है ना। ईस्टर में O8 नाम ऐड होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसने कहा है कि जो जेड है उस जेड को हमें किसके साथ रिएक्ट कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और ये वापस वाई दे देगा। ठीक है ना। इसने खुद ही बोल दिया है कि जेड को जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये वापस वाई जनरेट कर देगा। ठीक है ना। तो जेड हमारा यही था, तो इसको हम बनाकर लिख देते हैं यहाँ पर CH3COO CH2CH3। ठीक है। प्लस NaOH के साथ, इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वापस वहीं से ब्रेक हो जाएगा जहाँ से अटैच हुआ था ये। ठीक है ना। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन पे माइनस होता है, तो Na चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बन जाएगा CH3COONA, और वापस अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। तो CH3CH2 और OH। ठीक है। इसने बोल भी दिया है कि सोडियम इथेनॉइड बन रहा है, ये रहा हमारा सोडियम इथेनॉइड। ठीक है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन, और उसका हमने नाम दे दिया। ठीक है ना। और इसने रिएक्शन का नाम पूछा था, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है ना। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और इसका भी नाम लिख देना आप लोग, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं।
क्योंकि उसने रिएक्शन के नाम भी पूछे हुए हैं। और तो कुछ नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। और इसने और क्या पूछा, और कुछ पूछा है नहीं, और कुछ नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना। बाकी इसका इस्तेमाल सपोनिफिकेशन रिएक्शन है तो सोप बनाने में होता है, ठीक है ना, चाहो तो आप लिख सकते हो। अब आते हैं इसके बी वाले पार्ट पे। बी के फर्स्ट में इसने पूछा है नेम द सिंपलेस्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। आपको पता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन वाले आते हैं, और सबसे स्टार्टिंग का क्या होगा हमारा, मीथेन, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो नाम लिख देता हूँ पहले मैं, इसका नाम क्या होगा, मीथेन, क्योंकि पहला मेंबर यही है हमारा। चाहो तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसने कहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके। और जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके बनाते हैं उसको ऑक्टेट बोलते हैं हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के सभी डुप्लेट कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमारा कार्बन का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। फिर साथ ही साथ इसने पूछा विच टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आपको पता है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड लिख दो तो भी चल जाएगा, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। इसने कहा है कि नेम एनी टू मिक्सचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल इन अ डेली लाइफ, ठीक है। तो आपको पता है कि सीएनजी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं बायोगैस, मीथेन भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बायोगैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सीएनजी बोलते हैं। फिर कह रहा है ऑफ विच द अबव मेंशन कंपाउंड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर पता ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली अल्केन से बना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इन विच होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन दिस कंपाउंड बी प्लेस्ड। तो आपको पता है ना कि ऊपर वाला जो है नेचुरल गैस है तो अल्केन का ही होगा, ठीक है ना। इसी का पार्ट पूछ रहा है ये। तो यहाँ लिख देंगे अल्केन का फॉर्मूला। का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस ऑन बर्निंग इट। तो आपको पता है ब्लू फ्लेम के साथ जलता है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन में भी अल्केन वाले यानी सेचुरेटेड वाले ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। क्लीन फ्लेम लिख सकते हो आप इसको। जो अनसेचुरेटेड होता है वो सूटी फ्लेम, येलो फ्लेम देता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम ब्लू फ्लेम। तो ये खत्म हो चुका है हमारा। अब बढ़ते हैं आगे। इसने कहा है कि 3 डिफरेंस बताने हैं नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म में फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है ना। ये डिफरेंस बार बार पूछता भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। पहला पॉइंट, मैसेज आर सेंट इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, पता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में भेजा जाता है नर्वस में, ठीक है। तो मैसेज आर सेंट एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।
हार्मोनल में केमिकल के फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है ना। तो मैसेज आर कैरिड, या सेंट लिख सकते हो, ठीक है ना, कैरिड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, इसको हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे पॉइंट में ये न्यूरॉन के थ्रू जाता है और ये ब्लड के थ्रू जाता है, ठीक है ना। इट इज़ कैरिड थ्रू न्यूरॉन, इट इज़ और इट इज़ कैरिड थ्रू ब्लड, ठीक है। तीसरे पॉइंट में ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें फास्ट एक्शन होता है, इसमें काफ़ी स्लोली होता है और कंटिन्यूस मैनर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसमें स्लो रिस्पॉन्स, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस स्लो रिस्पॉन्स। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ए वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड वाले में इसने बोला हुआ है कि हाउ आर, आप इसमें एक डिफरेंस और लिख सकते हो, कितने नंबर का है ये आई थिंक मेरे ख्याल से 5 नंबर का था, ठीक है। एक डिफरेंस आप चाहो तो और लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक डिफरेंस और लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट लाइफ इम्पल्स होता है, ठीक है ना, अभी बताया ना मैंने, और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। कोई भी 3 लिखना होता है क्योंकि 5 नंबर में तो 3 पॉइंट बहुत है, क्योंकि 2 पार्ट है ना इसके। देखो ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि उसने जो पूछा वो लिखना है आपको, ठीक है। पैराग्राफ बना बना कर अगर आप लिखोगे ज़्यादा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। टीचर वर्ड टू वर्ड आंसर चाहता है, सोशल की तरह नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है, पूरी राम कहानी। टू नर्व इम्पल्सिस प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके सेकंड वाले पार्ट में आप देखोगे तो उसने बोला हुआ है हाउ आर ऑक्सीजन रिलेटेड विद द बेंडिंग ऑफ प्लांट सूट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाउ आर ऑक्सीजन रिलेटेड विद द बेंडिंग ऑफ प्लांट सूट्स टुवर्ड्स यूनिडायरेक्शनल लाइट, इसकी इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ऑक्सीजन उधर ही गैदर्ड होता है जहाँ पर शेडेड रीजन होगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, when growing shoot is exposed exposed to unidirectional light, मतलब एक तरफ से लाइट आ रही है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन उधर गैदर्ड होगा जहाँ पर शेडेड साइड होगा, यानी वहाँ पर जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रहा होगा, ठीक है ना। इट इज रिजल्ट इन ऑक्सीजन
शिफ्टिंग टुवर्ड्स द शेडेड साइड। ठीक है, मोर ऑक्सीजन कॉज मोर ग्रोथ ऑफ सूट। ठीक है, इन द शेडेड साइड, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो है वो शेडेड साइड ही गैदर हुआ। ठीक है ना, इन द रिजल्टिंग इन द बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, डायग्राम बनाना नहीं है वैसे। ठीक है, मान लो यहाँ पर सन है हमारा। ठीक है, ये हमारा प्लांट का कोई सूट है। ठीक है, तो आपको पता है लाइट इसी रीजन में पड़ रहा होगा, तो सारा ऑक्सीजन इधर गैदर्ड होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ देता है, तो इधर तो ग्रोथ होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये इधर से ग्रोथ की वजह से ये ऑटोमेटिकली इसकी तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट। इसने पूछा नेम द डिसऑर्डर विच इज पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ड्यू टू द फॉलोइंग। इन हार्मोन की वजह से, मतलब इनमें अगर कोई इशू आता है तो क्या डिजीज होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, इसको मेंशन करना है। ठीक है ना, उसने कहा ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो गैंटेज्म होता है, खली जैसा बन जाता है आदमी। ठीक है ना, और अगर ये हार्मोन कम सिक्रेट हुआ तो ड्वाफिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, ड्वाफिज्म ने से पूछा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जो हाइट में थोड़े छोटे रहते हैं ना लोग, वो इसी वजह से हो जाते हैं। ठीक है ना, ओवर सिक्रेशन में इसने पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैंटेज्म। ठीक है, ये इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, तो ग्लैंड का भी नाम लिख देंगे। ये तो हमारा डिसऑर्डर हो गया, यहाँ मैं डिसऑर्डर लिख रहा हूँ, जो बीमारी होगी। ठीक है ना, और इधर मैं ग्लैंड लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, सेकंड में इसने बोला है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है ना, अब इसमें प्यूबर्टी एज में डिले हो जाएगा। ठीक है ना, डिले इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उसको डिसअपियर होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, ब्रेस्ट का साइज छोटा हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल रहेगा। ठीक है ना, और पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है, पीरियड साइकिल में डिले होना। ठीक है, इसका जो ग्लैंड है वो ओवरी है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। इसने कहा लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपको पता है इसमें गोइटर होता है, गोइटर डिजीज, और इसको सिक्रेट करने वाला जो ग्लैंड है वो थायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, अब इसने पूछा है ऑल्सो नेम द ग्लैंड, तो लिख दिया हमने सीक्रेट ईच ऑफ द हार्मोन मेंशन अबव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड, एक सेकंड, इसका एक क्वेश्चन छपा नहीं है शायद। सेकंड क्वेश्चन में था कि जो ब्लड शुगर अगर इंक्रीज करता है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, तो इंसुलिन हार्मोन होगा। ठीक है ना, और अगर
शुगर लेवल फॉल हो जाता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। आपको पता है ये शुगर बढ़ने से डायबिटीज़ डिजीज होता है, ठीक है ना, या इंसुलिन के कम प्रोडक्शन से। इंसुलिन शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब 36 वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 के ए में इसने कहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फॉर F2, 2F2, इसको हम सी भी बोलते हैं, ठीक है ना, कर्वेचर F1, 2F1, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं लेंस का, M और N। अब इसने कहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2F, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पे रखा हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है लाइट कैसे जाता है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ काटता है वो, फोकस पे, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन जरूर बनाएंगे, रिफ्रैक्शन से पहले और रिफ्रैक्शन के बाद, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है F2F पे प्लेस करने पर इमेज भी 2F पे ही बनता है, तो एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, स्केल से मेजर कर लेंगे बराबर, ठीक है। यहाँ नाम दे देंगे, ठीक है ना, ये A B, इसकी भी डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है ना, B डैश A डैश, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ यहाँ पर राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो V/U होता है, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस क्या सेम ही है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा, क्योंकि लेंस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है V/U, तो V और U दोनों ही इक्वल है, ठीक है। और ये आपको पता है कि रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो V/U कट के 1 आया, और माइनस जो साइन है वो रियल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन इसका क्या होगा, -1, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इसने कहा है कि स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ फ्लेम, इसका मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा, प्लस में लेते हैं हमेशा। फोकल लेंथ दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये जो लेंस है हमारा वो कॉन्वेक्स है, तो प्लस का लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ फ्लेम, इसका मतलब ये U दिया हुआ है हमारे पास, U हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, ठीक है। अब इसने बोला है यहाँ पर इफ़ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी V निकालना में, ठीक है। तो सेम हम इसमें लगाएंगे लेंस फार्मूला, आपको पता ही है 1/V - 1/U = 1/F होता है। हमें V निकालना है, इसको यहीं रखते हैं, उधर लेके जाते हैं। कई बार बच्चे फॉर्मूले में गलती कर देते हैं, ठीक है ना, मिरर की जगह लेंस का फॉर्मूला, लेंस की जगह मिरर फॉर्मूला, तो ये ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी में किसी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। F12 प्लस का है, U है माइनस, तो जब भी माइनस लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो ऊपर चला जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो 48 आएगा, 12 4 जा 48, ये 3, तो ये आ गया 1/48। V पलटेंगे तो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस का साइन जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसने पूछा हुआ है लेंथ ऑफ द इमेज, तो आपको पता है इस केस में मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना। तो लगा लेते हैं हम, ये HI/HO इज इक्वल टू V/U। लेंस फार्मूला में ना V/U होता है, मिरर में -V/U लेते हैं, ठीक है ना। HI निकालना है, HO हमारे पास दे रखा है, ठीक है, HO दिया हुआ है 2, V हमने अभी निकाला है 48, और ये -16, तो इससे कट के आ जाएगा -3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। HI आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे इमेज इज 6 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में इसने बोला हुआ है कि
ये हमारे पास कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ग्रुप ए में लेमन जूस है, विनेगर है, कलरलेस अल्टर्ड ड्रिंक ऐसे करके दिया हुआ है। ये बी में ये सब दिया हुआ है, सी में ये दिया हुआ है। अब इसने कहा है कि फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, ठीक है ना। 7 से कम वाले का बताना है पीएच, ठीक है। एंड सेकंड वाले में 7 से ज़्यादा। तो आपको पता है 7 से कम पीएच उसी का होता है जो एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो अभी आप देखोगे तो जो ग्रुप ए और बी है, ए में लेमन जूस है, विनेगर, ये सारे एसिड ही है, ठीक है ना। ये हमारा सारा एसिडिक नेचर है। टोमेटो जूस, ठीक है ना, इसमें भी पता ही है आपको एसिडिक नेचर होता है ये भी, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सारा बेसिक नेचर है, ठीक है। तो ए और बी का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए वाले का आंसर, ठीक है ना। ए वाले में फर्स्ट, तो ग्रुप ए एंड बी हैव लेस हैव पीएच लेस देन 7, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सिर्फ ग्रुप सी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ग्रुप सी हैव पीएच मोर देन 7, ठीक है। अब इसके बी वाले पार्ट में पूछ रहा है लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटर्मिनेशन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीएच पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो पीएच पता लगाना है तो हमें पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर यही यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको एक वो करना पड़ेगा दो एसिड के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो बी वाले का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, इसका और वाला पार्ट भी है, सी पार्ट भी है, ठीक है ना। ये और वाला पार्ट है। इसमें इसने बोला एक्सप्लेन वाई द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश कॉपर वेसल, ठीक है ना। आपको पता है कॉपर जो है वो टार्निश जब होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे हम यहाँ पर। टार्निश वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मेटल अपनी शाइनिंग नेचर लूज कर देता है, ठीक है ना। तो टार्निश वर्ड नॉर्मली सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए और जिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे कॉपर वेसल इज टार्निश्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। कॉपर मेटल है, उसका ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है, तो बेसिक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर लिखेंगे लेमन जूस बिंग एसिडिक, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है लेमन जूस में, ठीक है ना। तो लेमन जूस इज इन एसिडिक नेचर, इट रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट विच इज वॉश्ड अवे, ठीक है ना। आराम से वो डिजोल्व हो जाएगा, विच इज वॉश
ठीक है, तो जितने भी देखे होंगे कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना, पूजा वगैरह की थाली, या सब, उसको नींबू से, या आजकल वो चल रहा है क्या बोलते हैं, पीताम्बरी, वो भी बेसिक नेचर होता है, ठीक है, यूज़ करके उसको क्लीन किया जाता है। अब चलते हैं इसके और वाले पार्ट में। इसने कहा पीएच हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है दो एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। तो कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं दो एग्जाम्पल में, ठीक है ना। चेंज इन पीएच, आपको पता है माउथ का पीएच अगर चेंज होता है तो दूध दूध दिखे होता है, ठीक है ना। तो चेंज इन पीएच कैन कॉज टूथ दिखे, ठीक है, एक ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ठीक है ना। एनिमल एंड प्लांट्स डिफेंड देमसेल्फ थ्रू चेंज इन पीएच। जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनके पास एसिड चीज़ें होती है, ठीक है ना, जो अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर एनिमल एंड प्लांट डिफेंड देमसेल्फ थ्रू चेंज इन पीएच, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा, आप चाहो तो इसमें से कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है कि डाइजेशन के लिए भी एक पीएच, ऑप्टिमल पीएच रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो एन ऑप्टिमल पीएच रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते 38 क्वेश्चन पे। 38 में इसने बोला है ऑल द रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। असेक्सुअल, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसमें आंसर होते हैं, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें इसने कहा नेम द टाइप ऑफ फ्यूजन दैट अकर इन लिस्मीनिया और प्लाज्मोडियम। तो आपको पता है लिस्मीनिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, और प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो सिर्फ यही पूछा था हमने, यही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए उसने बोला नहीं है। बी वाले पार्ट में कह रहा है राइट वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल, ठीक है ना। तो सेक्सुअल में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, और ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो सर्वाइवल पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और असेक्सुअल में क्या है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं। अगर कोई डिजीज आई तो एकदम से वो पूरे ऑर्गेनिज्म को ही क्लीन कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दूंगा मैं आंसर में इसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन leads to more variation which are useful for ensuring the survival of species, ठीक है, ensure, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। टी वाले में इसने पूछा है रीजन बताना है, ठीक है ना, कि कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर।
बट मल्टीप्लाइंग शुगर सॉल्यूशन, देखो शुगर सॉल्यूशन जो है वो उसको एज अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन की तरह काम करता है उनके लिए, और न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रोथ तो होना ही है, ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर कोई न्यूट्रिशन है नहीं शुगर जैसा, ठीक है ना, तो उस केस में वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो यहीं पर आंसर लिख देता हूँ मैं फर्स्ट वाले का, ठीक है, या ऊपर लिख देता हूँ शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वेयर एज वाटर डज नॉट डू, ठीक है, वेयर एज वाटर डज नॉट डू, वाटर नहीं करेगा सब कुछ। सेकेंड वाले में इसने बोला हुआ है कि राइजोपस इंडिविजुअली डू नॉट ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, देखो इसको भी सेम मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए राइजोपस को, ठीक है ना, तो अगर मॉइस्चर मिलेगा तो ग्रो करेगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइजोपस, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसके और वाले पार्ट में भी क्वेश्चन है, इसने कहा नेम द फिलामेंटियस स्ट्रक्चर a student could identify when he collected water from pond that appeared dark green, ठीक है ना, अब ये जो डार्क ग्रीन है वो स्पायरोगैरा है, ठीक है ना, हाउ डू दीज ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई, तो आपको पता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं ये, यहाँ लिख देंगे स्पायरो गायरा, ठीक है, और ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना, कि स्पायरो गायरा सिंपली ब्रेक अप into smaller piece अपॉन मैचुरेशन, ठीक है ना, मैचुरेशन यानी मैच्योर जब होगा तभी वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा, मैचुरेशन, ईच पीस ग्रो इन अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, एक्सप्लेन करना था हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब बढ़ते हैं हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है ना, 39 पे, 39 में उसने कहा है कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है इन विच 9 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 3 ओम, 3 ओम के 9 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 3, ये सब पैरेलल में ही है, ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग A1 A3, ठीक है, तो A1 और जो A3 है हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है, एमीटर में जो करंट दिखाएगा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइनली जब निकलेगा तब भी उतना ही करंट निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एमीटर सर्किट में रेजिस्टेंस से पहले लगा हुआ है, इधर रेजिस्टेंस के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से करंट निकला A1, अब जो करंट निकलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर वापस
आके तो एक जगह वो वापस मिलना ही है, तो सेम ही करंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, और इसका रीजन देना है तो ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दूंगा यहाँ पे मैं कि बोथ हैव सेम रीडिंग, बोथ हैव सेम रीडिंग, ठीक है ना। उसके बाद इसने पूछा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, यही इसका रीजन है, ठीक है ना, कि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। और वैसे भी आप देख रहे हो कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फाइनली वो A3 पे आके वापस उतना ही करंट हो जाएगा, तो सेम ही होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं रीडिंग ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी वाले पार्ट में इसने पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग A2 एंड A3, ठीक है ना। A2 और A3 के बीच में रिलेशन बताना है हमें, ठीक है। A2, ये रहा A2, इधर कहाँ गया, ये रहा A2, और इस A3, इन दोनों में रिलेशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि रीडिंग ऑफ A2 जो है ना, वो टोटल करंट जितना आ रहा होगा ना, उसको 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे जो भी करंट है, मान लो ए करंट एंटर हुआ है, यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से एंटर हुआ, ये घूम के वापस, देखो यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी करंट ए आ रहा होगा, इस पॉइंट पर भी करंट ए आ रहा होगा। फिर ये करंट 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और सारे जो रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिकल है, इसका मतलब जो करंट होगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग A2 एंड A3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो A2 जो होगा ना, यहाँ पे रीजन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बी वाले का आंसर, रीडिंग ऑफ A2 इज इक्वल टू 1/4 A, ठीक है। जो टोटल करंट आएगा उसका 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एज करंट इज इक्वली डिवाइडेड इन द 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, ठीक है ना, इन द 4 आइडेंटिकल, एरो हटा देता हूँ, ठीक है। तो सेम ये हो जाएगा हमारा, A2 जो होगा वो हो जाएगा रिलेशन 1/4 A3, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं सी वाले में, इसने कहा डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, ठीक है। तो हमें इसके लिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम, और ये 3 ओम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो ऐसे मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हो जाएगा RP, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है ना, सी वाले के लिए, वैन 3 ओम एंड 3 ओम
आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आर पी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमारा आर पी आ गया 1/3, 1/3, तो ये आ गया 2/3, यहाँ से आर पी आ जाएगा 3/2। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरा जो हमारा इन इन तीनों का जो आएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना, 3 रजिस्टर है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे आर पी डैश। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितने थे, 3 था और वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो इस तरीके से पता ला सकते हैं हम, सीधा बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकते हो आप। रेजिस्टेंस जो अवेलेबल है हमारे पास 3 ओम अवेलेबल है, ठीक है ना, बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे निकाला जाता है। टोटल 2 रेजिस्टेंस है इस वाले सर्किट में, तो 3 और ये 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए 3/2। ठीक है ना, ये कितने रेजिस्टेंस है, ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा ना जब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे, सेम एक जैसे ही होंगे। तो ये तीनों भी सेम 3 ही है और टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3, तो इसका आएगा 1 ओम रिजल्टेंट। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 3/3/4। ठीक है ना, इस तरह से आप सीधा भी निकाल सकते हो। तो आर डैश पी आ गया 3/3 यानी 1 ओम। फिर वही आर डबल डैश पी जो आ जाएगा 4 वालों का, ठीक है ना, वो आ जाएगा 3/4 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो सब सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आर पी, आर डैश पी, आर डबल डैश पी, तो ये था 3/2, ठीक है ना, ये था 1, ये था 3/4। तो ये पूरा एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। ठीक है ना, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर ये 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी इसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 ही आएगा, तो 10 और ये 3 13 आ गया, 13/4 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। इसने फिर क्या है, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1। ठीक है, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। V1 के लिए बताना है, ठीक है ना, ये V1 ये रहा। तो टोटल वोल्टेज ने यहाँ पर देखो बता भी रखा है, इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज़ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे V1 जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा। इसके लिए ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई बार, तो V1 इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, आई हमारे पास 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस ओवरऑल आया है 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 वोल्ट ही आएगा। ठीक है ना, तो ये V1 की रीडिंग आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।